नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, जिसका नाम आपने सुना होगा। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी बेहतरीन अंदाज में आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर और काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए। तो वीडियो एंड तक देखें और काफ़ी अच्छे से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपन। तो आज का जो टॉपिक अपना है कोडिंग डिकोडिंग है। अपन लिख रहे अंग्रेजी में आपके सामने कोडिंग और डिकोडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं, कोडिंग को बोलते हैं कूट लेखन और डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं अपन कूट वचन। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम बोलते हैं कूट लेखन कूट वचन। इसका एक और नाम है दोस्तों, कई एग्जामों में अलग नाम से मिलता है, जिसका नाम है संकेतबद्धता, मतलब संकेत के रूप में बाध्य करना। तो कई एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिनमें ये मिलता है संकेतबद्धता के नाम से, मतलब संकेत के रूप में बाध्य करना। अब एक एक बात को हम डिटेल में समझेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे और काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे, वो सुनते जाइए, गौर से देखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि सबसे पहले समझेंगे अपन संकेतबद्धता का मतलब। तो संकेतबद्धता का मतलब होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का भी नाम हम किसी संकेत के रूप में रख दें। कोई भी लड़का है, मान लो उसका नाम जैसे हम बुलाते हैं फॉर एग्जाम्पल चिंटू, है ना। तो इस बात को कौन कौन जानता है, या तो जिसके सामने उस चिंटू का नाम मैंने हमने चिंटू रखा या जिसने रखा हो, ये दो ही पर्सन जान सकते हैं जिनके सामने रखा गया है, फिर जो रखने वाला है वो जानता है। क्या इन दोनों के अलावा कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि चिंटू कौन है? और तो और उसके घर वाले भी नहीं जानते चिंटू कौन है दोस्तों। तो कोड भाषा में जिसका नाम संकेत के रूप में रखा जाता है, उसके बारे में या तो वो जानता है जो बनाता है, या फिर वो जानता है जिसके सामने बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, संकेतबद्धता के रूप में होता है किसी को संकेत के रूप में बाध्य करना, किसी का नाम संकेत के रूप में बुलाना या किसी मिशन को संकेत के रूप में रखना। कोई भी सीबीआई वगैरह की फाइल है, किसी सिंबल्स के रूप में, नोटेशन के रूप में लिख रही हो आपके सामने, तो उस प्रकार से लिखी हो तो उसको सीबीआई वाले समझ सकते हैं और हम जैसे लोग या कोई और उसको नहीं समझ सके दोस्तों, इसलिए कोड भाषा में रखा जाता है। तो कोई भी फाइल्स है, किसी प्रकार की चीज़ें जो कोड गुप्त भाषा में होती है, वो उसको गुप्त भाषा में रखा जाता है, उन्हें कहते हैं संकेत के रूप में बाध्य करना, उनको संकेत के रूप में रखा जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने सामने आ जाती है, सर कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है और कोडिंग डिकोडिंग किससे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो ये देखो, जैसे मैं कहूँ आपके सामने किसी आसान भाषा हो, किसी आसान भाषा हो। अब आसान भाषा लिखते हैं, तुम्हारे मन में सवाल तो उत्पन्न हो गया होगा, सर आसान भाषा किसे कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो भाषा आपके इजीली समझ में आ जाए, जो भाषा आपका आसानी से समझ में आती हो, चाहे वो हार्ड होती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे कोई सी भाषा हो, जो आपको आसानी से समझ में आती हो, उसे हम आसान भाषा कहते हैं। तो किसी आसान भाषा को कूट भाषा में बदलना, कोड को हिंदी में कूट कहते हैं, तो कूट भाषा में बदलना, किसी आसान भाषा को कूट भाषा में बदलना कहलाता है आपका कूट लेखन। इसे आप कोडिंग कहते हैं, कूट लेखन कहलाता है, इसे अपन कह सकते हैं आपको। और कूट भाषा को वापस आसान भाषा में बदलना, यह कहलाता है आपका कूट वाचन। तो कूट भाषा को वापस आसान भाषा में बदल देंगे, ये कूट वाचन कर दिया। तो पहले दोस्तों कोड का लेखन किया आपने तो कूट बन गया, और फिर बाद में वाचन कर दिया तो वापस आसान भाषा बन गई। तो इस प्रकार से कोड का प्रयोग किया जाता है। तो कोड भाषा को पहले आसान भाषा में बदला जाता है, या आसान भाषा को पहले कोड भाषा में बदला जाता है, और कोड भाषा को जरूरत पड़ने पर वापस आसान भाषा में बदल दिया जाता है। तो ये होती है आपकी कोडिंग डिकोडिंग, आसान भाषा को कोड भाषा में बदलना और कोड भाषा को वापस आसान भाषा में बदलना। तो कूट लेखन और कूट वाचन में हम यही करने वाले हैं और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बच्चों की सुविधा के हिसाब से एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से चैप्टर का अपन ने 4 भागों में बांटा है और 4 भागों में से 2 भाग नामों की कूट और अंकों और संकेतों कूट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा उसमें हम पढ़ेंगे आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला कूट, और उसके बाद अगला वीडियो जब आपके लिए डालेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन वाक्यों के कूट। ये इस 3 वीडियो में आपके सामने लाएंगे, उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पूरा कंप्लीट चैप्टर हम कर देंगे आपके सामने। तो देखिए आप, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने पहले टाइप के अंदर जो बोर्ड पर अपन ने लिख रखी है नामों के कूट। सबसे पहले नामों के कोडों के बारे में बात करेंगे। तो नामों के कोडों के बारे में बात करने से पहले एक जनरल बातें अपन समझेंगे। देखो प्रैक्टिकली समझो, क्योंकि नामों के कोड में प्रैक्टिकली बातें समझ में आती है और पिक्चरों से आपको काफी जल्दी समझ में आएगा दोस्तों। देखो आपने आर्मी से रिलेटेड पिक्चर देखी होगी, आपने देखा होगा, स्वाभाविक सी बात है, आर्मी से रिलेटेड कोई बहुत सारी पिक्चर होती है जिसमें आर्मी आती है, तो उसमें इस प्रकार से बातें करते हैं, मैं शेर बोल रहा हूँ, मैं चीता बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे मैं टाइगर बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो तुम्हारे मन में क्या लड़ता होगा, इस प्रकार से बोल क्यों रही, तो भैया इस वजह से बोल रहे हैं इस प्रकार से कि क्यों ना उसी फ्रिक्वेंसी पर आतंकवादी सुन रहे हो, वायरलेस पर बात करते हैं तो उसी फ्रिक्वेंसी पर आतंकवादी सुन रहे हो, उनका असली नाम पता नहीं चल जाए, और ये भी पता नहीं चले कौन सी चौकी पर कौन सा मेजर है। तो खुफिया सूचना जो होती है वो आपकी क्या हो जाए, उजागर नहीं हो जाए। इनको छुपाने के लिए कोड भाषा का प्रयोग किया जाता है और कोड नामों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली अप्रोच है और काफ़ी आसानी से कोड भाषा का प्रयोग करके हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आपको पिक्चर देखते हैं या फिर जब भी कोई भी सीरियल देखते हैं, उसके सामने एक सफ़ेद कलर का पर्दा आता होगा, आपने नोटिस किया होगा, देखा भी होगा, और स्वाभाविक सी बात है देखा ही होगा कि सफ़ेद कलर का पर्दा आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसे सर्टिफिकेट बोलते हैं, है ना, बोलते हैं सर्टिफिकेट, जो पिक्चर का सर्टिफिकेट होता है या फिर किसी सीरियल का सर्टिफिकेट होता है। तो उसमें क्या लिखा होता है, अगर आपने कभी गौर से पढ़ा होता, उसमें एक खास बात लिखी होती है इंपॉर्टेंट, जो अपने यहाँ भी काम आएगी, और उसमें लिखा होता है इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, कृपया इनको सत्य ना समझे और इनको अपनी जिंदगी में प्रयोग ना करें। क्लियर लिखा होता है, देखो उस पर्दे में आपने देखा होगा, इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, कृपया इनको सत्य ना समझे और अपनी निजी जिंदगी में प्रयोग ना करे, ये ऐसा लिखा होता है आपके सामने। तो भाई दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस घटना के सारे पात्र भी काल्पनिक है, इस घटना के सारे पात्र भी क्या है, काल्पनिक है। इसमें जितनी भी बातें बोली जाएगी वो सब कल्पना में बोली जाएगी। उस पूरे चैप्टर को अपन कल्पना में पढ़ेंगे दोस्तों। ये पूरा काल्पनिक टॉपिक है और कल्पना में अपन अध्ययन करने वाले। इसके बाद तो मैं समझ जाऊंगा, तुम भी समझ जाओगे, और जब एग्जाम दोगे आप तो पेपर वाला भी समझ जाएगा। तो कुल मिलाकर जिनको जरूरत है वो समझ जाएंगे। लेकिन बाहर जो बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, काफ़ी इस प्रकार की बातें अगर बाहर किसी को बोल दोगे आप तो बहुत बुरी तरह पीटेगा भैया दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी आपकी कोर्ट भाषा को समझता है, या तो पढ़ाने वाला टीचर समझता है आपको, या फिर आप पढ़ने वाले समझते हो, या फिर जहाँ आप एग्जाम दे रहे हो वो टीचर समझ जाएगा इस बात को कि कोर्ट भाषा में बोला गया, अरे बच्चा कोर्ट भाषा में जवाब दे रहा है, तो सही बात है। और जब बाहर के किसी व्यक्ति को बोलेगा तो कोर्ट भाषा में जवाब थोड़ देगा, तो सिंपल सीधी साधारण भाषा में जवाब दे देगा और गलत हो जाएगा। तो अपन को यहाँ जवाब देना कोर्ट भाषा में, और क्वेश्चन जो करने हैं आपको कोर्ट भाषा के अंदर ही करने। तो काफ़ी मज़ेदार वेरिएंट है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ और उसकी लैंग्वेज सुनिएगा आप, और 3 क्वेश्चन अपन करेंगे, उससे आपके दिमाग में एकदम 100% क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, कोई बड़ी बात नहीं, देखते जाइए आप। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने, किसी कोड भाषा में, देखो लैंग्वेज भी सुनते जाना और लैंग्वेज को हम बढ़ाते भी जा रहे हैं साथ के साथ। किसी कोड भाषा में हाथी को बंदर कहा जाए, किसी कोड भाषा में हाथी को बंदर कहा जाए। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हाथी को बंदर कहा जाए, ऐसी लैंग्वेज बोले, या फिर भी बोलता है कई बार किसी कोड भाषा में हाथी का अर्थ बंदर है, ऐसे बोलते हैं। किसी कोड भाषा में हाथी को बंदर कहा जाए, ऐसे बोल सकते हैं आपको। तो किसी कोड भाषा में हाथी का अर्थ बंदर है, बंदर का अर्थ घोड़ा है, घोड़े का अर्थ गधा है, इस प्रकार से बोलता जा रहा है, गौर से देखेगा। घोड़े का अर्थ आपका गधा है, ऐसे अपन ने बोला आपके सामने। और गधे का अर्थ भालू है, और भालू का अर्थ आलू है। इसके मन में जो विचार है वो बोल सकता है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं, इस प्रकार से अपन ने बोल दिया। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन ये है कि शादी समारोह में दूल्हा किसके ऊपर सवार होता है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा अपन ने, शादी समारोह में दूल्हा किसके ऊपर सवार होता है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ तो बच्चों के मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होगा, दोस्तों दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है, नहीं भी है, ये तुम्हारी गलत फहमी कि दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अपने औकात दिखा दे तो अच्छे को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करने दे, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको असली आंसर पता होना चाहिए। अगर पहले सबसे पहले आपको असली आंसर पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। अगर एकदम एग्जैक्ट और असली आंसर आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आपको। तो पहले असली आंसर पता होगा जब भी तो उसका कोड बता पाएंगे आप उसको क्या कहा जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी कोड भाषा में है ना, घोड़े को गधा कहा जाए, इसलिए कह रहा है। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, शादी समारोह में दूल्हा किसके ऊपर सवार होता है। तो ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि शादी समारोह में जो दूल्हा बैठता है घोड़ा या घोड़ी पे बैठता है। शादी समारोह में दूल्हा किसके ऊपर बैठता है, घोड़ा घोड़ी पे, है ना, शादी समारोह में बैठता है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने कि घोड़े को गधा कहा जाए, मैंने ऐसा कहा था आपके सामने। तो दुनिया के सारे घोड़े आपके लिए गधे हैं, दुनिया के सारे घोड़े आपके लिए क्या, गधे हैं, ये आप कह रहे हैं। दुनिया के सारे घोड़े आपके लिए क्या है, गधे। अतः शादी समारोह में दूल्हा आपके हिसाब से गधे पे बैठेगा, और आपको ऑप्शन में गधा लगाना है, घोड़ा नहीं लगाना दोस्तों, है ना। रियल आंसर तो घोड़ा है, लेकिन दुनिया के सारे घोड़े आपके लिए क्या, गधे, क्योंकि मैंने घोड़े को क्या कहा आपके सामने, गधा कहा। तो शादी समारोह में दूल्हा गधे के ऊपर बैठेगा। और ये बात तो देखो मैं समझ जाऊंगा, आप समझ जाऊंगा, पेपर लेने वाले समझ जाएगा। अगर बाहर किसी को आपने बोला तो बहुत बुरी तरह पीटेगा दोस्तों। हो सकता है किसी शादी 35 साल की उम्र में हो रही हो और आप उससे बोल रहे हो कि आप गधे पे बैठोगे, तो उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा, लगना ही स्वाभाविक सी बात है। तो ये मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि ये मैं समझूंगा, आप समझोगे और पेपर लेने वाले भी समझ जाएगा। और इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है। तो अपन 3 क्वेश्चन लेके आपको एकदम क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर अपना आ गया गधा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, देखो सुनिएगा दोस्तों। फिर लिखा मैंने चाय, चाय को कॉफी कहा जाए, ऐसे कहा मैंने। कॉफी को शरबत कहा जाए, शरबत को लस्सी कहा जाए, लस्सी को पानी कहा जाए, पानी को अमृत कहा जाए, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, कि पंजाब का फेमस पेय पदार्थ क्या है।
मतलब पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या पिया जाता है? तो दोस्तों आप ये क्लियरली जानते हैं कि असली आंसर जो है वो लस्सी है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा लस्सी पी जाती है। लेकिन दुनिया की सारी लस्सी आपके लिए पानी है, दुनिया की सारी लस्सी आपके लिए क्या है? पानी है। अतः पंजाब में सबसे ज़्यादा पानी पिया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो लैंग्वेज देखो, अगर आपको असली आंसर पता होना नहीं होता तो फिर नकली आंसर या फिर काल्पनिक आंसर आप कैसे बताते? तो गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी और आप आसानी से नहीं कर पाते। आजकल एग्जाम में रंगों के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, कलर से रिलेटेड, और कलर से रिलेटेड क्वेश्चनों की जो डिमांड है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कलर से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। जैसे मैं कहूँ आपके सामने कोई भी कलर ले ले, पीला, पीले को हरा कहा जाए या पीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ काला है और काले का अर्थ सफ़ेद है, काले का अर्थ सफ़ेद है। ऐसे अपन ने बोला आपके सामने। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य का रक्त का रंग कैसा होता है? मनुष्य का रक्त का रंग कैसा होता है? तो आप जानते हैं कि रियल में लाल होता है, लेकिन दुनिया के सारे लाल कलर आपके लिए काले हैं, तो आप कह सकते हैं मनुष्य का रक्त का रंग काला होगा। मनुष्य का रक्त का रंग कैसा हो जाएगा आपका? काला। तो मनुष्य के अंदर जो रक्त निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? काला निकलेगा। अगर ये पूछा आपसे मनुष्य का रक्त रंग कैसा होगा, आपका आंसर दे काला। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि घास का रंग कैसा होता है, तो आप जानते हैं घास का रंग दोस्तों हरा होता है, लेकिन हरे को क्या कहा जा रहा है? गुलाबी। अतः आपका आंसर गुलाबी हो जाता है। रंगों पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इनकी जो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके नामों के कोड, और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बस आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के पहले असली आंसर का पता लगाना है। अगर असली आंसर आपको आता है तो असली आंसर को क्या कहा जा रहा है वो आप ऑप्शन में ढूंढे और वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी आसान से टाइप है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से टाइप है, काफ़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। भाषा इन क्वेश्चनों में कोई मायने नहीं रखती है, भाषा सबकी सेम है लगभग, और एग्जाम आने वाले क्वेश्चन की हर क्वेश्चन की भाषा सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट बात एक ही है, असली आंसर पता होना चाहिए। अगर असली आंसर आपको पता है तो नकली आंसर अपना आप आ जाएगा दोस्तों। ऐसे भी लाखों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो अभी मजेदार टाइप है, काफी आसानी से कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों आपको। इसके बाद टाइप नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं अपन। और टाइप नंबर सेकंड जो आपकी है वो है आपकी अंकों तथा संकेतों के कूट। मतलब अंक होंगे और संकेत होंगे, क्योंकि वहां तो सिर्फ नाम ही थे आपके, अंकों तथा संकेतों के कूट, ऐसे कह सकते हैं हम, अंकों तथा संकेतों के कूट। तो अंक भी आएंगे और साथ में संकेत भी आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि एग्जाम वाला आपको दो नाम देता है और दो नाम से तीसरा नाम बढ़वाता है आपको। ठीक है, तो सैंपल में ले लेता हूँ आपके सामने, देखो सुनिए। जैसे मैंने लिया है क्लियर, राम, किसी कोड भाषा में राम को 2, 3, 5 लिखा जाए, उसी कोड भाषा में लैंग्वेज सबकी सेम रहेगी, तो लैंग्वेज में ज़्यादा ध्यान मत देना, लैंग्वेज आसान सी है। उसी कोड भाषा में जे को 4, 3, 6 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में माया को क्या लिखा जाएगा? ऐसे मैंने क्वेश्चन में पूछा आपसे। अब क्वेश्चन की भाषा एक बार वो बोल देते, अगर आपके मन में विचार चल रहा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और क्वेश्चन की भाषा ये आपकी, किसी कोड भाषा में राम को 2, 3, 5 लिखा जाए, जे को 4, 3, 6 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में माया को क्या लिखा जाएगा? हर क्वेश्चन की भाषा ये रहेगी दोस्तों। तो आप बार बार सुनिएगा, जितनी बार मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपके सामने, जितनी वेरायटी आपके सामने लेंगे उन सब में सुनिएगा आप, देखिए आप। तो इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। जैसे आर के सामने क्या लिख रहा है? आर, तो आर का मान होगा 2, ए का मान होगा 3, एम का मान होगा 5, जे का मान होगा 4, और ए का मान फिर से 3 हो गया, और वाई का मान 6 हो गया। ए अगर 2 जगह है तो दोनों जगह मान सेम ही आएगा दोस्तों। अब इन दोनों से जो मान है उठा के यहाँ रखने, जिसमें आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जैसे एम का कोड क्या है आपका दिख रहा होगा आपको 5, ए का कोड दिख रहा है आपको 3, और वाई का कोड दिख रहा है आपको 6, और ए का कोड वापस 3। यह आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, और आप आसानी से आंसर कर पाए आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, उसमें संकेत ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया एक नाम लिया आपके सामने केट, और इसको लिखा मैंने @ ये संकेतों का प्रयोग कर रहा हूँ और कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल है सब कुछ। ऐसे फिर लिखा मैंने CIN, नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये डॉलर और ये एंड और ये क्वेश्चन मार्क, ये इस प्रकार से सिंबल से जिनका प्रयोग कर रहे हैं। तो उसी कोड भाषा में नायक को क्या लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में नायक को क्या लिखा जाएगा? कुल मिलाकर कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ अंक थे, यहाँ संकेत उठा के यहाँ भी रखना है तो यहाँ भी रख देते हैं, इससे कोई बड़ी बात ही नहीं। तो आप जान रहे हैं एन के सामने क्या लिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। एन के सामने क्वेश्चन मार्क लिख रहा है तो अपन क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। देखिए एन के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया,
और आई के सामने क्या रख रहा है आपका एड, तो एड लगा दिया। और के सामने क्या लिख रहा है आपका एट द रेट, तो एट द रेट लगा दिया। और ई के सामने क्या लिख रहा है आपका हैज, तो ई के सामने अपन ने हैज लिख दिया। तो इस प्रकार से अपन ने लिख दिया और आपका आंसर भी हो गया। तो कोई बड़ी बात ही नहीं है और आसानी से अपन आंसर कर पाए आपके सामने, बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर रहे हैं और आसानी से कर पा दिया अपन। इसके बाद अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसका और इसका दोनों संकेत और अंक दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। और दोनों कॉम्बिनेशन मतलब दोनों के मिली जुली सरकार, तो सबके कोड ले लेंगे अपन। देखिए आप, जैसे मैंने लिया एट द रेट स्टार 3 7 और हैज, फिर लिखा मैंने यहाँ पर केट इस प्रकार से, और इसका लिखा मैंने एंड 5 और 9, ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो उसी कोड भाषा में यहाँ से एक नाम ले लेता हूँ मैं, उसी कोड भाषा में टेनो तो क्या लिखा जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है, मतलब जिसके सामने जो लिखा गया उसी का मान है, आप आसानी से कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी अप्रोच नहीं है और इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। देखिए आप, तो आप देख रहे हैं, बताओ टी के सामने क्या लिख रहा है, तो टी के सामने आपको दिख रहा होगा क्या लिख रहा है 9, तो मैंने भी 9 लिख दिया। ए के सामने क्या लिख रहा है आपको 5, तो 5 लिख दिया मैंने। एन के सामने क्या लिख रहा है एन और ओ दोनों साथ में, तो दोनों का लिख रहा है 3 7 आपका। और आपका एम के सामने क्या लिख रहा है एट द रेट, तो एम के सामने लिख दिया मैंने एट द रेट। ये आपका आंसर हो गया और इजीली अप्रोच अपन कर पाए, बिल्कुल सिंपल है और आसानी से आपका हो जाएगा। अब आप सोच रहे सर एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी सी 2 क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं जिनमें आपकी थोड़ी सी वर्णमाला काम आती है, तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। पर देखिए आप, जैसे एक नाम लिखा मैंने आपके सामने राज, और राज को सिंगल नाम के अनुसार लिखा 18,110, और पेपर की लैंग्वेज है किसी कोड भाषा में राज को 18,110 लिखा जाए, राज को 18,110 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में केट को क्या लिखा जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। आप जानते हैं कि ABCD के अंदर जो R होता है वो 18 नंबर पर आता है, A आता है आपका 1 नंबर पे, और J आता है आपका 10 नंबर पे। उसी कोड भाषा में आपको जो कोड भाषा का प्रयोग पहले नाम के साथ किया गया है, वही कोड भाषा का प्रयोग आप दूसरे नाम के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं K आता है आपका 11 नंबर पे, और E जो आपको नजर आ रहा है वो आता है आपका 5 नंबर पे, और T आता है आपका 20 नंबर पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अप्रोच कर पाए और इजीली अप्रोच कर रहे हैं अपन, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। इसी का भाई सेम टू सेम, जैसे मैंने नाम लिखा राज, और राज को लिखा मैंने आपका 9, ये 2 6 और 1 7, उसी कोड भाषा में केट को क्या लिखा जाए, नाम जरूर सेम रखा लेकिन क्वेश्चन बदल गया दोस्तों। इसमें उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं कि जो आर होता है इसका जो उल्टा अक्षर होता है वो आपका आई होता है, और आप जानते हैं आई 9 नंबर पर आता है। ए जो होता है इसका उल्टा जो अक्षर होता है वो जेड होता है, और जेड 26 नंबर पर आता है। और जे जो होता है उसका उल्टा अक्षर जो होता है वो आपका क्यू होता है, और क्यू आता है आपका 17 नंबर में। अब अगला प्रश्न तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, सर उल्टे अक्षर क्या होते हैं, तो भी आपको बता देते हैं। ए से एम तक ABCD होती है सीधी, और एन से जेड तक ABCD होती है उल्टी। इसमें जिसके सामने जो थेरा सीधे और थेरा उल्टे जब लिखेंगे अपन, जिसके सामने जो अक्षर आएगा जो उसका उल्टा अक्षर होगा, जैसे एम के सामने एन आ रहा है, ए के सामने जेड आ रहा है। इसी प्रकार से आपको देखना है। जब अल्फाबेट टेस्ट अपन पढ़ेंगे आपको, और जब पढ़ाएंगे आपको अल्फाबेट टेस्ट, उसमें आपको क्लियरली अप्रोच बताएंगे कि इसके बारे में को याद कैसे रखा जाता है। आप डायरेक्ट भी याद रखते हैं और इस प्रकार भी अप्रोच कर सकते हैं आप, तो कोई बड़ी बात है। डायरेक्ट याद करना भी आपको बताएंगे उस टाइम पे जब अल्फाबेट टेस्ट आप मुझसे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। अब देखिएगा, अब के का उल्टा अक्षर कौन सा होगा आपको पता होगा, तो के का उल्टा हो जाएगा आपका पी आना, तो इसको कितने नंबर पाएगा आपका 16 नंबर पे, देखते जाइए आप। और ई का उल्टा अक्षर क्या होगा आपका वी, वी आएगा आपका 22 नंबर पे, और टी का उल्टा क्या होगा जी, जी आएगा आपका 7 नंबर पे, और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। अपन अंकों संकेतों कोड पढ़ रहे हैं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन अपन कर पा रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आसानी से हो जाएंगे। अब अपन ऐसे क्वेश्चन लेने वाले दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 10 तक टोटल 5 क्वेश्चन लेंगे। लेकिन जो 5 क्वेश्चन मैं आज दो बताने जा रहा हूँ, काफ़ी यूनिक मेथड है और काफ़ी यूनिक तरीका है। अगर मैं जो कहानी आज आपको सुनने जा रहा हूँ, अगर उस कहानी को आपने अच्छे सुना और काफ़ी अच्छे सुना, काफ़ी मज़ा लेके सुना आपने, तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी डीप से डीप क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, तो मेरी गारंटी गलत नहीं होगा। क्योंकि इन अपन जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें इसके अंकों संकेतों कोड के सबसे टफ 5 क्वेश्चन 1-2 नामों के अंदर लाऊंगा मैं, और अब सिर्फ एग्जाम के अंदर सिर्फ नाम बदलेगा, और नाम बदल के एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो नाम बदले, क्वेश्चन करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा, और इन 5 क्वेश्चन के जरिए ये भी पता चलेगा क्वेश्चन वाला कितना डीप में जा सकता है। तो चलो दिखाऊंगा मैं आपको, देखो प्रैक्टिकली सुनिए। कि मान लीजिए दोस्तों आपने प्रैक्टिकली सुना होगा, जैसे कोई सट्टा लगाने वाला है ना, और सट्टा लगाने वाले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे किसी गांव में कोई व्यक्ति सट्टा लगाता है,
है ना, प्रैक्टिकली कमजोर से कमजोर बच्चा समझता है, इसलिए कमजोर बिल्कुल देसी भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ, आसानी समझिए। एक सट्टा लगाने वाला है, अब मान लीजिए उससे किसी ने बोला कि अगर तुझे सट्टा लगाना तो मेरी बात मान। होता है देखो कई लोग पूछते हैं किसी से, तो उसने पूछा तो उसकी बात मान ली, है ना। उसने बोला एक काम करना, सुबह 4 बजे उठना, है ना, और रोड पर जाके खड़े हो जाना, कहीं भी जहाँ भी तेरे गांव के आसपास रोड जाता हो और वहाँ आसपास जाके खड़ा हो जाना, ठीक है। तो वहाँ जाके खड़ा हो जाना सुबह 4 बजे, और वहाँ पर गुजरात से जो पहली बस आए, है ना, कहीं से भी किसी भी राज्य, गुजरात से जो पहली बस आए उसका नाम नोट करना और उसके हिसाब से सट्टा लगाना, ये उसको बोला गया। और क्लियरली ये भी बोला कि 2 अंकों की जोड़ मत लगाना, जोड़ एक ही अंक की लगाना, ऐसे भी उसको बोल दिया। अब दोस्तों रात को 4 बजे निकल गया और वहाँ पर जाकर खड़ा होगा रोड पे। अब गुजरात से आने वाले बच्चों को कैसे पहचानेंगे भाई रात को गुजरात से आ रही, तो उसमें जीजे नंबर लिखा होगा। दोस्तों जीजे, जैसे राजस्थानी गाड़ियों पर आरजे लिखा होता है, ऐसे गुजरात की गाड़ियों पे जीजे लिखा होता है, तो जीजे नंबर लिखा होगा उस पर, बिल्कुल सही बात है। तो बस गुजरात से आ रही है ना, और बस पे लिख रहा है बाबुल ट्रेवलर्स, उसने नाम पढ़ लिया। और नाम पढ़ने के बाद आप जानते हैं जो सटोरे होते हैं, सटोरे, उनके पास क्या होता है, एक छोटी सी डायरी होती है, उस छोटी सी डायरी में उन्होंने एक नाम नोट कर लिया बाबुल। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल इजीली एक नाम नोट कर लिया आपके सामने बाबुल, और बाबुल नाम नोट करने के बाद वो चलता बना। अब फिर एंड में क्या है कि ऐसे लोग होते हैं खतरनाक होते हैं, इनको क्या कि ये थोड़ी बहुत मेंटल एबिलिटी भी आती है, तो ये आराम से कर सकते हैं। तो बी 2 नंबर पर जोड़ता जा रहा है, ए 1 नंबर पर आता है, बी फिर 2 नंबर पर आता है, यू जो होता है 21 नंबर पर आता है, और एल जो होता है 12 नंबर पर आता है। अब वो जोड़ेगा 21 और 12 33 और 2 35 और 1 36 और 2 38, ये उसने जोड़ दिया और इस प्रकार से उसने कर दिया आपके सामने 38। अब ये करने के बाद उसने सोचा कि यार उन्होंने जिससे मैंने जोड़ पूछी तो उन्होंने मना किया था कि यार 2 अंकों की जोड़ नहीं लगानी है, तो फिर उसने यहाँ पर दिमाग लगाया, तो एक काम करते हैं यार 3 + 8 = 11 हो जाएगा। फिर उन व्यक्ति की बात याद आई जिनसे उन्होंने बोला था कि यार 2 अंकों की जोड़ नहीं लगानी है, तो एक बार और दिमाग लगाया और उसने फिर किया 1 + 1 = 2, और जिसको भी वो फ़ोन करता था या जिससे भी वो सट्टा लगवाता उसको क्लियर बोल दिया उसने फ़ोन करके, भैया दुक्की लगा दे, है ना, 1000 रुपये पर। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि समझ लीजिए कि दुक्की खुल गई, एक मुझे समझ लीजिए उसकी जोड़ खुल गई। अब आप जानते हैं इंसान कितना भी हार जाए, कितना भी हो जाए, वो बात नहीं फैलती भी है, लेकिन जैसे इसके पैसे खुल गए, ये बात आपकी तरफ फैली और उसी के पड़ोस के गांव में एक दूसरे सटोरे को पता चली। तो उसके दूसरे सटोरे को जब पता चली ये बात, तो उसने भी सोचा कि यार हमारी जो लोकल बस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 12 में पढ़ रहे हैं, आना तो 12 की बात कर ले, 12 में एक लोकल बस है, इसका नाम है अनुराधा ट्रेवल्स। तो उसने भी क्या सोचा कि यार 12 की एक लोकल बस है जिसके ऊपर अपन भाग्य आजमाते हैं और उस बस के ऊपर लगा के देखते हैं अपन। तो उसने नंबर नोट किया, देखो 1 14 सेम टू सेम वही कर रहा जो उसने किया, कि उसने पूरा प्रोसेस जान लिया था। 18 1 4 8 1 इन सबको जोड़ दिया उसने, ये आ गया आपका 68। उसने 38 नहीं लगाया था, 68 नहीं लगाएगा। फिर इसने किया 6 + 8 = हो गया 14, उसने 11 नहीं लगाया था, 14 नहीं लगाएगा, तो 1 + 4 = हो गया आपका 5। हाथों हाथ फोन कर दे, 1 लाख रुपए लगा दे पंजे पे, नहीं खुला भाई, जरूरत थोड़ी सब कैसे खुली, है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है ना। तो देखो मैंने आपको लग रहा हो कितना अच्छा तरीका है सट्टा लगाने का, ये गलत बात है। देखो एक बात आपको बता दें कि इस चैप्टर को जब शुरुआत किया था मैंने एक बात बोली थी, अगर आपने ढंग से सुनी होती, मैंने क्लियरली कहा था इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, कृपया इनको सत्य ना समझे और अपनी जिंदगी में प्रयोग ना करें। ठीक है दोस्तों, ये समझने का तरीका। अब बातों बातों में हमारे समझने के तरीके से आपको मैं 5 क्वेश्चन बता चुका हूं, आपको पता भी नहीं चला, और इन 5 क्वेश्चनों को जो आंसर जब मैं लिखूंगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, हाँ सर आप 5 क्वेश्चन हमको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सुनिए आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहेगी, किसी कोड भाषा में बाबुल को 38 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में अनुराधा को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों उसी कोड भाषा में अनुराधा को 68 लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। आगे सुनो, किसी कोड भाषा में बाबुल को 50 लिखा जाए, मतलब +12 कर रहा है। किसी कोड भाषा में बाबुल को 50 लिखा जाए मतलब +12 कर रहा है ना। तो उसी कोड भाषा में अनुराधा क्या लिखा जाएगा, +12 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे, वो भी सुनिए। किसी संकेत भाषा में बाबुल को 20 लिखा जाए, मतलब कर रहा है -12, मतलब -18, 20 कहा जाए तो इसी कोड भाषा में अनुराधा क्या जाएगा, यहाँ भी -20 -18 करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ -18 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। फिर मैं कहूँ आपके सामने, किसी सांकेतिक भाषा में बाबुल को 11 लिखा जाए, अंदर तक जाते जा रहे हैं, औकात नहीं एग्जाम वाले इस कॉपी से बाहर निकाल दे क्वेश्चन। फिर क्यों, क्योंकि अपन डीप में जाते जा रहे हैं, जाते एग्जाम वाला जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में बाबुल को 11 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में अनुराधा क्या लिखा जाएगा, तो सामने लिख रहा है आपका 14, तो उसी सांकेतिक भाषा में अनुराधा को आपको 14 लिखा जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे डीप वाला क्वेश्चन देखिए आप। किसी सांकेतिक भाषा में बाबुल का शुभ अंक 2 है, बाबुल का शुभ अंक 2 है,
तो उसी सांकेतिक भाषा में अनुराधा का शुभ अंक क्या है, उसी सांकेतिक भाषा में अनुराधा का शुभ अंक क्या है, तो दिख रहा होगा दोस्तों अनुराधा का शुभ अंक है आपका 5 और ये आपका आंसर हो गया। तो काफी मजेदार वीडियो था दोस्तों, इसमें अपन ने 2 टाइप आपके सामने कवर कर चुके हैं। अगर इन दोनों टाइप से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया हो और अभी भी इससे पहले कोई भी एग्जाम आपने दिया हो और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आया हो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आपको इजीली आ रहा है, फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर वास्तव में कोई भी क्वेश्चन आपने किया हो और आपको नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा और आपके सारे डाउट वो हमारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम कमेंट के माध्यम से काफी इजीली क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। अगर आपके मेरे वीडियो निरंतर देख रहे हो तो आप अपने जो डाउट्स है उनको भी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके बताइए दोस्तों, और उस कमेंट के जरिए मैं आपको जवाब भी दूंगा आपको, और आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों इसी प्रकार से आपकी तैयारी के साथ, और आपको अगले एग्जाम में आपका सिलेक्शन करा के छोड़ेंगे दोस्तों। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर मेघराज सुमन। धन्यवाद।